देखिए, आपका संविधान चल रहा था और संविधान में आपका ये 99 जो आर्टिकल चल रहा था, 99 अनुच्छेद चल रहा था, उसको निकाल लीजिए और आपका कुछ बेयर एक्ट से आपका इसमें क्वेश्चन बनता है। और इधर से जो क्वेश्चन बनते हैं आपका कुछ अलग से भी क्वेश्चन बनता है। देखिए, जो 99 में क्वेश्चन आपका बना है वह आपका बना है प्रोटेम स्पीकर। यानी कि जो पहला क्वेश्चन आपका 99 से बना है, बैठिए, वह प्रोटेम स्पीकर से बना है कि आपका प्रोटेम स्पीकर का प्रावधान कहाँ किया, उस बैरक पर लिख लीजिए। प्रोटेम स्पीकर का मतलब भी आपका जे में जीएस में भी पूछा गया है। प्रोटेम स्पीकर का मतलब ये होता है कि अस्थायी अध्यक्ष, यानी कि आपका इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। प्रोटेम स्पीकर का कार्य केवल ये है कि वह नए मेंबरों को ओथ दिलवाए, शपथ दिलवाए। अगला क्वेश्चन जो आपका बन सकता है कि प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसको नियुक्त किया जाता है, तो जो उस सदन का वरिष्ठ मेंबर रहता है सामान्यतः उसी को अपॉइंट किया जाता है। अगला क्वेश्चन बन सकता है कि प्रोटेम स्पीकर का प्रावधान कहाँ से एडाप्ट किया गया है, कहाँ से लिया गया है, तो ये इंग्लैंड की परंपरा है और ये इंग्लैंड से लिया गया है। तो इंग्लैंड में होता क्या था कि जब लोकसभा का चुनाव वहाँ होता था, यानी कि हाउस ऑफ कॉमन्स का, तो आपका वहाँ का जो सम्राट होता था एक मेंबर को शपथ दिला देता था और वह मेंबर राष्ट्रपति की ओर से अन्य सभी मेंबरों को शपथ दिलवाता था। वहीं से ये प्रावधान कहाँ एडाप्ट किया गया है, भारत में। तो जो अगला क्वेश्चन आपका बन सकता है, क्या यहाँ से क्वेश्चन बना है प्रोटेम स्पीकर का कार्य क्या है, प्रोटेम स्पीकर किस अनुच्छेद में है, ये कहाँ से लिया गया है, कौन अपॉइंट करता है और किसको अपॉइंट किया जाता है। तो जो सीनियर मोस्ट क्या होता है लोकसभा में, जो नया चुनाव जीत कर आया है, और जो क्या होता है, वरिष्ठ। मैंने ये परंपरा है, मैं फिर बता दूं, ये कहीं लिखा नहीं गया, ये ना कह दीजिएगा कि बैरक में लिखा है। जहाँ तक इस परंपरा का वायलेशन भी किया गया है, दिल्ली विधानसभा में ही आपका इस परंपरा का वायलेशन किया गया और प्रोटेम स्पीकर ने आपका सदन में संचालन भी किया और सरकार के बहुमत पर वोटिंग भी कराई। तो अब कहीं लिखा गया नहीं है कि प्रोटेम स्पीकर क्या क्या कर सकता है, तो आपका वोटिंग भी करा सकता है। इस और इसको सही माना गया, गलत नहीं माना गया। यानी कि चूंकि कुछ लिखा ही नहीं गया है, तो इंग्लैंड की परंपराओं का क्या किया जाएगा, पालन। एक क्वेश्चन आपका और यहाँ बनता है, वह ये बनता है कि संविधान का स्रोत क्या है, आईएएस में बना है, सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, संविधान का स्रोत क्या है। तो देखिए क्या क्या ऑप्शन दिया गया है। भारत शासन अधिनियम 1935 सबसे बड़ा स्रोत है, जहां से लगभग 75% प्रावधान हमारे संविधान में एडाप्ट किए गए हैं। फिर आपका दूसरा जो स्रोत है वह विभिन्न देशों की अच्छी अच्छी बातें, तो लगभग 60 देशों की अच्छी अच्छी बातें हमारे संविधान में एडाप्ट की गई है। और जो तीसरा स्रोत लोग नहीं जानते, वह जो परंपराएं हैं संवैधानिक या ट्रेडिशन है, जो रूढ़ियां हैं, जो सामान्यतः इंग्लैंड में प्रचलित है, उनको भी हमारा संविधान का वो भी स्रोत है, क्योंकि उनको भी हमने क्या किया है, एडा। तो उपर्युक्त सभी मार्क कराना है, परंपराएं, इसके बाद अन्य देशों की नज़ीरें, इसके बाद भारत शासन अधिनियम 1935, और अंत में देगा उपर्युक्त सभी। तो क्या मार्क कराना है, उपर्युक्त सभी। अगला देखिए 99 आपका हो गया, इसके बाद आइए 100। 100 भी काफी महत्वपूर्ण है।
इसमें आपका 2-3 बातें आपको सतर्क रखनी है। एक तो कोरम पूछा जाता है कि संसद चलाने के लिए कम से कम कोरम कितना होना चाहिए, पहले देख लीजिए। दूसरा इसमें पूछा जाता है कि अगर संसद क्या कोई पद रिक्त है, यानी कि किसी लोकसभा का कहीं का चुनाव नहीं हो पाया, या लोकसभा का सदस्य या राज्यसभा का सदस्य मर जाता है, तो क्या संसद की कार्यवाही रुक जाएगी कि चलती रहेगी, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आपका, जब भी सदन में मतदान होगा तो ऐसी कंडीशन में आपका कोई विधेयक या प्रस्ताव कैसे सामान्यतः पास किया जाएगा। चौथी बात, जो अध्यक्ष या सभापति होंगे वह प्रथमतः मत देंगे कि निर्णायक मत देंगे, यानी कि मत बराबर होने पर वोटिंग करेंगे कि शुरुआती दौर में ही कर देंगे। 4 आपका क्वेश्चन 5 निकालना है। अब हेडिंग देखिए और तब आपका एक एक क्वेश्चन बताया जाए। धारा अनुच्छेद 100 चल रहा है, सदनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति, यानी कि कोरम। गणपूर्ति या कोरम का मतलब कितने, कम से कम कितने सांसद रहेंगे तो कार्यवाही चलेगी। यहाँ आपका जो कोरम पर याद रखना है, विधानसभा का भी कोरम 1/10 होगा, विधान परिषद का भी कोरम 1/10 होगा, आपका लोकसभा का भी कोरम 10वां भाग होगा या 1/10, और राज्यसभा का भी कोरम 1/10, यानी कि जितने सदस्य हैं अगर उसका 10वां भाग यानी कि 1/10 हाजिर है तो कार्यवाही चलेगी, और अगर 1/10 से कम हो जाते हैं तो जो लोकसभा अध्यक्ष है वह कार्यवाही को स्थगित कर देगा। कब तक स्थगित करेगा? जब तक कि कोरम पूरा न हो। तो कोरम के अभाव में क्या होगा? तो अस्थाई माने आपका कार्यवाही क्या की जा सकेगी? स्थगित। कौन स्थगित करेगा? राष्ट्रपति करेगा कि लोकसभा का अध्यक्ष करेगा? लोकसभा अगर है तो लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा है तो राज्यसभा का सभापति। ये पहला नियम याद रखना है। कोरम पर आपका 2 क्वेश्चन और पूछा जाता है। एक न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से कोरम पूछा जाता है कि न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अधिकतम 15 जज हो सकते हैं, और एक और न्यायालय है अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय, उसमें अधिकतम जज 18 हो सकते हैं। दोनों याद रखिए, दोनों एक बार पूछा गया है। अब भाई सूचना भी आपका ये है, देखिए आपका ये जो कल से क्लास चलेगा कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि काफ़ी आपका क्लास चल चुका है, वीडियो भी उपलब्ध हैं, तो जो संविधान की क्लास चलेगी वह केवल शनिवार शनिवार चलेगी। बता दिया जाए, जो लोग केवल संविधान पढ़ते हैं आपका ज़्यादातर वीडियो उपलब्ध है, चूँकि समय कम है तो कुछ आपकी बातों को आप वीडियो से भी पढ़िए। बिहार एपीओ के लिए चला था संविधान, फिर आपका रेगुलर बैच में भी चला है। पुरानी जो क्रैश कोर्स बिहार एपीओ के लिए चला था स्पीड में, उस वीडियो को भी हम ओल्ड करके भिजवा दे रहे हैं आज। आप घर पर भी कुछ पढ़िए आपका, और केवल आपका शनिवार शनिवार संविधान चलाया जाएगा। 15-15, 20-20 अनुच्छेद डेल मैंने हर एक शनिवार को पढ़ाया जाएगा, कम से कम उतना में हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग पुराने लोग पढ़ चुके हैं। अब शनिवार लास्ट में हम एक बार आपका छोटे छोटे जो क्वेश्चन बनते हैं लास्ट में अनुच्छेदों से, जो 100 अनुच्छेद है जहाँ से केवल प्री के लिए बनता है, उसको बीच में जनवरी में हम 1-2 दिन एकत्रित करवा देंगे। उसको आप रट्टा मारिएगा ताकि जीएस में भी काम करे और लॉ में भी। कल से जो शेड्यूल होगा, आज आपका डावरी एक्ट भी समाप्त हो जाएगा, 2-3 धाराएं बची हैं, 3 धाराएं। तो कल से जो शेड्यूल आपका होगा वह पहले जूरिस्प्रूडेंस चलेगा, फिर अंतर्राष्ट्रीय संगठन, और फिर आपका पासपोर्ट एक्ट शुरू किया जाएगा, और डावरी एक्ट लिखवाया जाएगा लास्ट में शनिवार वो शुक्रवार उक्रवार को, क्योंकि इधर आपका मैंने लास्ट में ही लिखवाना सही रहता है, इधर थोड़ा
मैंने शक्ति भी ज़्यादा रहती है, पढ़ाने की क्षमता भी अंत में जाते जाते थोड़ा शनिवार रविवार तक शुक्रवार तक कम हो जाती हैं। तो अच्छा यही है कि उसी समय आपका लिखवा दिया जाए और इधर 3-4 दिन आपका लेक्चर चले। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संगठन में कई लोगों ने फ़ोन किया और कोचिंग में भी आपका कहे कि सर 2 पेपरों में दिक्कत हो रही है, एक सीपीसी और एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तो ये ज़रूरी है कि जिसमें आपको ज़्यादा दिक्कत हो वह पहले पढ़ाया जाए, और जिसमें कम दिक्कत हो अगर वह थोड़ा शॉर्टकट में भी चल जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जहां आपको दिक्कत ज़्यादा आएगी। एक जूरिस्प्रूडेंस में, ये थोड़ा गंभीरता से पढ़ना है, स्लो ही चलाना है। दूसरा आपका अंतर्राष्ट्रीय संगठन में, और तीसरा आपका सीपीसी। तो इस बार सीपीसी भी शुरू की जाएगी, कोई ख़त्म हो तो। आपका जूरिस्प्रूडेंस ही अब ख़त्म होने वाला है, अब तो एक एक चैप्टर एक एक दिन में निपट जाएगा आगे। विचारधारा ही बड़ी थी, कल एक विचारधारा निपट ही जाएगी आपका यथार्थवादी। 10 विचारक हैं, 3-3 लाइन बातें करेंगे, कॉन्सेप्ट बनाना है। उसके बाद लास्ट में एक फिर एक पाँचों का कॉन्सेप्ट हम बना देंगे। तो आपका कल से जो शेड्यूल है वो बताया गया। अब आइए जो संविधान का अनुच्छेद 100 है उसको देख भाई, 3 सब्जेक्ट पर ज़्यादा पकड़ मजबूत करिए। कहीं भी समस्या हो आप क्वेश्चन पूछते रहिए। वैसे आपका अंतर्राष्ट्रीय संगठन का नोट्स अच्छा पिछली बार का तैयार है, नोट्स आपको दे दिया जाएगा। जो भी एक दो ही बातें नहीं आ सकती हैं, ज़्यादा नहीं। जो भी नई बातें आई नोट्स में जगह बची हैं उसी पर आपको लिखना होगा। और आपका नोट्स लेकर आइए, एक बार घर से पढ़ कर आइए, 2-4 नई बातें ज़रूर मिलेंगी। उसी को हम नोट्स में ही मैंने बता कर कि यहीं ऐड करिए, आपको ऐड करवाया जाएगा। क्योंकि जूरिस्प्रूडेंस का पुराना नोट्स उतना कारगर नहीं था, इसलिए नया लिखवाया जा रहा है कुछ चेंज करके। नहीं तो पुराना नोट्स तो है ही, लेकिन थोड़ा कम लिखवाया गया उसमें, इसलिए थोड़ा ज़्यादा लिखवाया जाए ताकि क्वेश्चन गलत ना हो। भाई पूरी तरह कमर कस लीजिए, 3 सब्जेक्ट अच्छे से तैयार रखिए। आपका ये जूरिस्प्रूडेंस, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और सीपीसी। जो भी लोग मात खाएंगे मैं बता दूं इन्हीं तीनों सब्जेक्टों में खाएंगे। आईपीसी सबको आती है, संविधान भी कुछ सबको आता है, सीआरपीसी भी ऐसा आसान आसान आता है कि लगभग लोग कर ही लाए जाएंगे। एविडेंस साल भर से चल ही रहा था, तो मुख्य जो बचा है पहले उस पर अटैक किया जाए, और जो छूटा हुआ है अभी समय है बाद में पढ़ाया जाएगा। तो देखिए आपका संविधान का अनुच्छेद 100 आइए, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है। हम कोरिलेट कर रहे थे न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। एक बार ये दोनों क्वेश्चन जे में आ चुका है, देखिए कैसे आया है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अधिकतम जजों की संख्या कितनी होती है? 15। और यही क्वेश्चन घुमा दे, देखिए 3 एंगल से एक साथ पढ़ना है, अभी कोरिलेट किया जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय में आपका अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है न्यायाधीशों की? तो 18। उल्टा नियम चलना है। दो एक बार ये दोनों क्वेश्चन एक ही साथ अंतर्राष्ट्रीय संगठन में आए हैं, फिर हम बता रहे हैं गलत होता है बहुत ज़्यादा, इधर का उधर हो जाता है। जैसे कि आपका सीआरपीसी में खुदा बख्श वाले का गवाह हैदर बख्श में आ जाते हैं, और हैदर बख्श वाले किस में? खुदा बख्श। ये लोग गलती ज़्यादा करते हैं। वैसे आगे हम पढ़ाएंगे तो इसको बार बार बताएंगे। जैसे कि डिगवी ने कहा, अगस्ट कामटे का कथन जो था, बार बार डिगवी ने कहा कि व्यक्ति के पास केवल एक अधिकार है कि अपनी ड्यूटी का क्या करे। तो उसी प्रकार जहाँ भी संख्या होगी मैं बार बार बताते रहूँगा। न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15, अपराध न्यायालय दे दे अंतर्राष्ट्रीय तो 18, और भारत का सुप्रीम कोर्ट जोड़ लेना है। अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है वर्तमान में? 34, यानी कि 33+1। 3 क्वेश्चन आपका एक साथ तैयार हो गया। ऐसे ही घर पर भी पढ़िए कोरिलेट करके। अब जो क्वेश्चन आपका जे में बना है वह बना है आपका अंतर्राष्ट्रीय संगठन से
कि न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कोरम कितना का है, यानी कि कम से कम कितने जज 15 में रहेंगे तो आपका न्यायालय काम करेगा। 9, कहीं गलत ना हो तो भारत के संविधान में थोड़ा जोड़िए। भारत उच्चतम न्यायालय में कम से कम कितने जज रहेंगे तो उच्चतम न्यायालय काम करेगा। क्या ये संविधान में कहीं लिखा है कि कम से कम इतना जज रहेंगे तभी? नहीं, कहीं नहीं लिखा है। लेकिन लेकिन लगा कर एक अनुच्छेद पढ़ना है टेक्निकल। फिर एक बार देखिए भाई, इस क्वेश्चन को आ सकता है ये। फिर एक बार हम बता रहे हैं, संविधान में कम से कम सुप्रीम कोर्ट में कितने जज रहेंगे तो सुप्रीम कोर्ट कार्य करेगा, ये कहीं उल्लिखित नहीं है। लेकिन अनुच्छेद 145 में 2 ऐसी कंडीशन दी गई हैं जहां की कम से कम 5 जजों का होना अनिवार्य है। और कौन कौन सी कंडीशन है? जब संविधान का निर्वचन करना हो तो आपका टीजी, ये क्वेश्चन आपका टीईटी में पूछा गया और निर्वचन शब्द लिख दिया गया था। तो जो जीएस वाले रहते हैं, इंटरप्रिटेशन, निर्वचन समझ ही नहीं रहे थे कि ये निर्वचन क्या होता है। अरे भाई, निर्वचन है व्याख्या, संविधान के शब्दों के अनुच्छेदों की क्या करना है? व्याख्या। तो कम व्याख्या करनी है तो कम से कम कितने जज होंगे? 5। और दूसरा कंडीशन है, जब भारत का राष्ट्रपति 143 के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगता है तो कम से कम कितने जज मिलकर सलाह देंगे? 5। ये कोरम याद रखना है। तो अगर लोकसभा में 550 सांसद हो सकते हैं, तो अगर लोकसभा की बैठक शुरू हुई और 55 से कम सांसद हो गए, माने 10वें गुना, यानी कि 1/10 से क्या हो गए सांसद की संख्या कम, यानी कि लोकसभा के सदन में अगर 1/10 से कुल सदस्य संख्या क्या कितने से कम? 1/10 से कम उपस्थित है तो क्या कोरम पूरा होगा या पूरा होगा कि नहीं? गणपूर्ति पूरी होगी कि नहीं? नहीं। और तत्पश्चात लोकसभा का अध्यक्ष कार्यवाही को क्या करेंगे? तो स्थगित कर देंगे। कब तक के लिए? जब तक कि कोरम पूरा न हो जाए। यही नियम आपका राज्यसभा में चलेगा, यही नियम विधानसभा में, और यही नियम किस में? विधान परिषद। अब अगला देखिए, बैरक शुरू किया जाए। कुछ टेक्निकल और भी क्वेश्चन है। इस संविधान में यथा उपबंधित के सिवाय प्रत्येक सदन की बैठक में और सदस्यों की संयुक्त बैठक में सभी प्रश्नों का अवधारण अध्यक्ष को अथवा सभापति या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति को छोड़कर उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा। इसका मतलब समझिए, 3 बातें इसमें समाहित हैं, भले आप न समझ पा रहे हों। सामान्यतः किसी भी विषय पर जब वोटिंग होगी तो उसमें जो प्रस्ताव पास होगा वह उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कितने से पास होगा? 2/3। अध्यक्ष को लेकर के अध्यक्ष या सभापति को छोड़कर तो क्या दिया है? क्या अध्यक्ष वोट देंगे कि छोड़कर कि लेकर? छोड़कर। यानी कि अध्यक्ष लोकसभा का, राज्यसभा का सभापति वोटिंग अभी नहीं करेगा। इनके अलावा जो भी वोटिंग करेंगे सामान्यतः 2/3 से प्रस्ताव क्या होना चाहिए? पास। लेकिन पहला शब्द पर भी गौर करना है, पहला शब्द महत्वपूर्ण है। देखिए, इस संविधान में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इसको समझने का प्रयास करिए। अगर कहीं संविधान में ये स्पष्ट रूप से लिखा गया हो कि साधारण बहुमत से प्रस्ताव पास ये होगा, तब 2/3 की आवश्यकता नहीं। यानी कि अगर कहीं हमारे संविधान में ये लिखा गया हो कि जो भी प्रस्ताव पास होगा वह उपस्थित और मत देने वालों के साधारण बहुमत से पास होगा, तो वहाँ 2/3 का नियम लागू नहीं होगा। वहाँ आधा से 1 वोट क्या मिल गया? अधिक, तो वह प्रस्ताव क्या हो जाएगा? पास।
जैसे कि आपका धन, मान लीजिए कि जैसे धन विधेयक हो गया, फिर राज्यों का निर्माण हो गया, नए राज्यों का गठन हो गया, ये सब जो कानून है इत्यादि हैं, ये विशेष बहुमत से नहीं, कैसे पास किए जाते हैं, साधारण। एक और उदाहरण देखिए, मान लीजिए कि लोकसभा में सरकार ने अपना बहुमत का प्रस्ताव पेश किया, तो बताइए जो बहुमत होता है वह आधा से एक अधिक होता है कि दो तिहाई से पास होता है, आधे से। तो इसमें भी अनुच्छेद 100 काम करेगा कि नहीं, नहीं करेगा। अब थोड़ा आप आइए राष्ट्रपति पर। मैं बता चुका हूँ, जब राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव लोकसभा पास करेगी तो साधारण बहुमत से पास करेगी कि दो तिहाई बहुमत से उपस्थित और मत देने वालों का कि कुल सदस्य संख्या का 2/3। बताइए, तो बताया गया था कुल सदस्य संख्या का 2/3, गलत ना हो, उपस्थित और मत देने वाला वहाँ काम ही। इसका मतलब जो पहला शब्द है कि अगर हमारे संविधान में इसके विपरीत बात किसी अनुच्छेद में लिखी गई है तो उस अनुच्छेद के तहत वह बात लागू होगी, और कहीं नहीं लिखा गया है तब अनुच्छेद 100 लागू होगा, और जो भी मतदान विधेयक या प्रस्ताव पर होगा उसमें पास कैसे होगा, तो बहुमत और उपस्थित और मत देने वालों का कितना बहुमत से, दो तिहाई। लेकिन इसका विरोधी नियम भी है, जो हमने दो तीन नियमों को क्या किया, बताया। अब ये आया कि अध्यक्ष को जोड़कर दो तिहाई के अध्यक्ष को छोड़कर, तो अध्यक्ष को छोड़कर, तो अब समस्या ये आया कि लोकसभा का अध्यक्ष कब मत देता है, प्रारंभिकतः मत देता है, निर्णायक मत देता है, तो सामान्यतः कैसा मत देता है, निर्णायक। कब निर्णायक देगा, जब लोकसभा में वोटिंग हुई और पक्ष और विपक्ष में क्या पड़ गए, बराबर मत। फिर एक बार देखिए, लोकसभा में वोटिंग हुई और पक्ष और विपक्ष में क्या पड़ गए, बराबर मत, तो निर्णायक मत कौन देगा, लोकसभा का अध्यक्ष, और राज्यसभा का मामला है तो राज्यसभा का सभापति। इसको थोड़ा कोरिलेट किया जाए। बताएं। नहीं, दोनों नियम आगे बताए जाएंगे, दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिए। देखिए, दो शर्तें हैं आपका, एक बहुमत और प्लस उपस्थित और मत देने वालों का 2/3। ये दोनों अलग अलग हैं, दोनों शर्तें एक साथ पालन करनी पड़ेगी। बहुमत देखिए आपका बता ही देते हैं, एक उदाहरण देखिए भैया। क्या बहुमत मतलब साधारण बहुमत भी हो सकता है, लेकिन आपका अगर कहीं बहुमत लिखा है, स्पेशल नहीं दिया है, तो 2/3। देखिए आपका कहीं कहीं ये लिखा रहेगा साधारण बहुमत, तीनों समझिए। तो जी मान लीजिए 400 सदस्य हैं, तो अगर आपका 201 सदस्य पक्ष में मत दे देते हैं तो साधारण बहुमत से प्रस्ताव पास हो गया। अगर कहीं लिखा रहे स्पेशल मेजॉरिटी तो 400 का दो तिहाई निकालेंगे। अगर लिखा रहे कि कुल सदस्य संख्या का 2/3, तब आपका कुल सदस्य संख्या का मतलब हुआ 550 का कितना, 2/3। ये 400 तो हम उदाहरण बताए हैं। देखिए, एक जगह जो आपका मिलता है बहुमत तथा उपस्थित एवं मत देने वालों का 2/3 बहुमत, यही समझना है। फिर एक बार मेजॉरिटी और जो वोटिंग दे रहे हैं उनका कितनी मेजॉरिटी, 2/3। ये दोनों शर्तें अलग अलग हैं और दोनों शर्तें एक साथ पूरी होनी चाहिए। देखिए इसका उदाहरण अच्छे से, अगर आपका दे बहुमत दे और मान लीजिए हम 500 पर लेकर चल रहे हैं, तो पहली शर्त ये होनी चाहिए कि कम से कम 251 मतदाता उस प्रस्ताव के फेवर में वोट दिए हों। फिर 500 का निकाला जाएगा उपस्थित और मत देने वाले। मान लीजिए कि आपका ये 400 ही हाजिर हैं, तो 400 का कितना निकाला जाएगा, 2/3।
और जितना यह 400 का 2/3 आएगा ये कितने से कम नहीं होना चाहिए, बहुमत से। क्योंकि पहला आपका ये व्यू है कि बहुमत से पास होना चाहिए, प्लस लिखा रहता है, और उपस्थित और मत देने वालों का 2/3, यानी कि जो ये 2/3 आएगा वोटिंग, वह कितना से कम ना हो, बहुमत से, क्योंकि कम हो जाएगा तो प्रस्ताव पास। इसको आगे हम बताएंगे विधेयक और आपका इत्यादि में। अगला देखिए, अब यहाँ एक टेक्निकल क्वेश्चन ये बनता है कि क्या जो लोकसभा का अध्यक्ष है, क्या, एक देखिए उदाहरण हम दे रहे थे, उसके बाद इसको बैक हो आ जाए। एक आपका सबसे अच्छा उदाहरण, अब जैसे ही कि निर्णायक आ गया, निर्णायक मतलब एम्पायर आ गया, एम्पायर यानी कि रेफरी आ गया, तो रेफरी का काम कौन यहाँ करेगा? लोकसभा का मामला है तो लोकसभा अध्यक्ष, और राज्यसभा का मामला है तो राज्यसभा का सभापति, अगर विधानसभा का मामला है तो विधानसभा का अध्यक्ष, और विधान परिषद का मामला है तो विधान परिषद का सभापति। ये प्रथमतः मत सामान्यतः नहीं देंगे, ये रेफरी का काम करेंगे, ये निर्णायक मत देंगे, ये आपका एम्पायर का काम करेंगे। तो जैसे ही रेफरी शब्द आया, कम से कम आपका एक धारा एविडेंस की और आईपीसी का एक केस तो याद ही रखिए। तो एविडेंस की किस धारा में रेफरी का सिद्धांत समाहित है, उसको अलग से लिख लीजिए 20 में। 20 हम बता देते हैं। क्वेश्चन आपका जे और एपीओ में आ चुका है, गलत ना हो किसी भी हाल में। जितना कोरिलेट किया जाए, आपका प्रयास होना चाहिए कि वह क्वेश्चन अगर रिपीट करता है तो किसी भी हाल में गलत न हो। एक केस भी आया था, हम बताएंगे, आर बनाम गोविंदा का, उसमें भी रेफरी। लेकिन पहले एविडेंस की धारा 20 देखिए। एविडेंस की धारा 20 रेफरी या एम्पायर या निर्णायक के सिद्धांत पर आधारित है। अब रेफरी कैसे होगा, तो घोड़ा वाला उदाहरण देखिए, आपका ए बी तथा सी तीन देखा जाए। बी ए के पास जाता है और पूछता है कि ये जो तुम्हारा घोड़ा है ये कैसा है, अच्छा है कि बुरा है। ए कहता है कि मैंने घोड़े के बारे में बताने के लिए सी को, हाँ, नियुक्त किया, मैंने प्राधिकृत किया। अब यही टेक्निकल क्वेश्चन है, एक शब्द। अब सी को कैसे प्राधिकृत होना चाहिए, धारा 20 में। अब यहाँ दे देगा अभिव्यक्त रूप से एक्सप्रेस, दूसरा विवक्षित, तीसरा दोनों, इनमें से कोई नहीं तो केवल एक्सप्रेस। यही लोग गलत करके आते हैं, जो शब्दों पर नहीं ध्यान देते, वह दोनों मार कर आएंगे, लेकिन दोनों रूप से नहीं, केवल और केवल किस रूप में आपका होना चाहिए प्राधिकृत या नियुक्त, एक्सप्रेस। एक्सप्रेस का मतलब या तो लिखकर ए ने नियुक्त किया है या मुख से बोलकर। अगर ए का कंडक्ट या आचरण ऐसा है जिससे लगता है कि उसने सी को नियुक्त किया है, तो धारा 20 काम नहीं। तो याद रखिए, अब अभिव्यक्त रूप से नियुक्त किया हो कि विवक्षित। तो जो बातें अब सी बता देगा, उन बात वे सी रेफरी का काम करेगा, और जो बात सी बता देगा वह मान्य होगा। तो मान लीजिए सी ने बता दिया कि घोड़ा बेकार है या घोड़ा अच्छा है, तो ऐसी दशा में, या घोड़े का दाम 1000 है, तो क्या ए अब सी की बात से मुकर जाएंगे कि नहीं? नहीं मुकर जाएंगे, क्योंकि सी अब क्या हो गया, रेफरी। और इसकी बात किसके विरुद्ध स्वीकृति के रूप में लागू होगी, ए के। और स्वीकृति का प्रभाव एविडेंस की धारा 31 में क्या होता है, निश्चायक सबूत होता है कि स्टापेल। स्टापेल तो स्टापेल मतलब रोक देना, विबंधित कर देना। तो किसको रोक दिया जाएगा मुकरने से? तो रेफरी इसमें कौन हो गया? तो किसने रेफरी नियुक्त किया? एक्सप्रेस की इम्प्लाइड एक्सप्रेस। कौन सी धारा है? 20। अब आइए एक केस बताया जाए आपका। जो केस पूछा जाता है वो आईपीसी में लगभग सभी लोग जानते हैं, आर बनाम गोविंदा। हमें नहीं लगता कि कोई ना जानता हो। जैसे ही फर्स्ट ईयर में बच्चा आता है, वैसे ही आर बनाम गोविंदा क्या करता है, भले फैक्ट ना जाने
लेकिन आपका केस तो जानता ही रहता है, जज का नाम मेलविज मेलविज रटा रहता है। देखिए इसमें हुआ क्या था। एक व्यक्ति अपनी गोविंदा जो अभियुक्त था, अपनी पत्नी को धराशायी कर दिया, उसके सीने पर चढ़ गया और उसके सिर पर दो तीन मुक्का मारा। इसके कारण उसकी पत्नी का सिर में रक्त नस फट गई, रक्तस्राव हुआ और वह उसकी पत्नी मर गई। निचले न्यायालय में मर्डर का मुकदमा चला 302 का। गोविंदा को हत्या के लिए दंडित किया गया। बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील की गई गोविंदा द्वारा। दो जज आपका, क्योंकि अपील में कम से कम दो जज, आगे बताया जाएगा सीआरपीसी में, एक कैंपवेल थे और दूसरा भारतीय जज हरिदास थे। कैंपवेल कह रहा था कि ये 304 में मामला जाएगा, हत्या की कोर्ट में न आने वाले आपराधिक मामले, जबकि हरिदास कह रहे थे कि 302 में, मर्डर में। तो जब दोनों में विवाद हो गया, मतभेद हो गया, तो दोनों लोग अपना अपना निष्कर्ष निकाल के एक रेफरी को दे देंगे, निर्णायक को दे देंगे। तो वह रेफरी कौन था जिसको दिया गया? मेलविज। तो मेलविज ने कहा कि ये 304 में मामला आता है, 302 में नहीं। और 299 और 300 में क्या बताया अंतर? और ये जो अंतर बताया गया, संभाव्य और अधिसंभाव्य, यानी कि संभाव्य और अधिसंभाव्य पर मेलविज ने ये कहा कि अगर किसी स्त्री के सिर पर दो तीन मुक्का मारा जाए तो ये तो संभव है कि वह मर जाएगी, लेकिन पूरी निश्चितता या पूरी संभावना, तो पूरी संभावना तो धारा 302, और थोड़ा कम संभावना तो 304। तो इसको रेफरी, इसमें कौन था? हम रेफरी बता रहे थे आपका मेलविज। फिर बैक हुई अब संविधान। संविधान में आपका एक क्वेश्चन और यहाँ टेक्निकल बन सकता है। सामान्यतः जो अध्यक्ष और सभापति होते हैं वह कैसा मत देते हैं? निर्णायक। यानी कि लेकिन अगर अध्यक्ष, अगर लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव हो तो पहला नियम याद रखिए, अब वो अध्यक्षता नहीं करेगा, लेकिन चूंकि वह लोकसभा का मेंबर तो है ही, अतः ऐसी कंडीशन में जब उसी को हटाने के लिए वोटिंग हो तो वह प्रथमतः मत देने का हकदार होगा। तो क्वेश्चन एक टेक्निकल बन सकता है कि लोकसभा का अध्यक्ष कब प्रथमतः मत देता है? तो हमेशा नहीं, रटे रहिए, कब? जब उसको हटाने का प्रस्ताव लोकसभा में क्या हो? विचाराधीन हो, उस समय वह अध्यक्षता नहीं करेगा और प्रथमतः मत देने का भी क्या होगा? हकदार। लेकिन इसके अलावा हमेशा कब मत देगा? जब निर्णायक, मतलब कि पक्ष और विपक्ष का मत क्या हो गया? बराबर। ये याद रखिए। अब आइए अगला, डिप्टी स्पीकर भाई, और क्या। फिर एक बार देखिए, आप क्वेश्चन बना है भाई, मैं बताया था इसको। अध्यक्ष, अध्यक्ष के बाद आपका उपाध्यक्ष लोकसभा का, इसके बाद 7 लोगों की एक कमेटी बनती है। ये पूछा गया है कितने लोगों की उपाध्यक्ष के बाद, ये प्री में आ चुका है, अच्छे से तैयार रखिए। आपका 7 लोगों की एक आपका लिस्ट बनती है कि उपाध्यक्ष नहीं रहेंगे तब कौन? ये नहीं रहेंगे तो ये। अब मान लीजिए अध्यक्ष भी न रहे, उपाध्यक्ष न रहे और ये सातों लोग भी गायब रहे, तब क्या होगा? तो तुरंत सदन अपने में से किसी एक को क्या चुन लेगी? अध्यक्ष, जब तक कि पुराने अध्यक्ष न आ जाए। 7 नियम याद रखिए, आपका बताया गया था एक दिन। आगे बढ़िए, अब देखा जाए खंड 2। संसद के किसी सदन की सदस्यता में कोई रिक्ति होने पर भी सदन काम करेगा, उसके प्रस्ताव वैध होंगे, सब कुछ वैध होंगे। तो ये तो आसान है। मान लीजिए लोकसभा का चुनाव हुआ और 2 सांसद मर गए, तो अगर 2 सीटें खाली हैं तो क्या लोकसभा चलेगी? नहीं कि चलेगी। और सभी कार्य लोकसभा के वैध होंगे कि अवैध? मान लीजिए आपका 100 सांसद मर गए और 6 माह बाद, 6 माह के अंदर चुनाव होगा,
तो जितना बचे हैं वहीं क्या करेंगे, काट। भले मर जाए 100 सांसद, उससे मतलब नहीं है। आगे चलिए देखा जाए आपका तीसरा, जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न कर दे तो गणपूर्ति का नियम तीसरे खंड में बता ही दिया गया है। तो कुल सदस्य संख्या का कितना भाग गणपूर्ति होगी, 10वां, 1/10। अगला चलिए खंड 4, गणपूर्ति नहीं है तो अध्यक्ष या सभापति आपका क्या करेंगे, तो जब तब तक के लिए स्थगित कर देंगे सदन को जब तक कि गणपूर्ति न हो जाए। अब आइए आपका सदस्यों की निरर्हताएं अयोग्यताएं देखी जाए। अब 101 आइए, यहाँ से आपका जीएस में क्वेश्चन ज़्यादा बनता है, ला में तो बनता ही है, थोड़ा आपको जीएस भी यहाँ से सतर्क रहना है। और आपका जीएस में जो क्वेश्चन बनता है वह एक क्वेश्चन बनने का पूरा चांस रहता है। देखिए आपका, कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप एक साथ लोकसभा और राज्यसभा का सांसद हो सकते हैं कि नहीं। तो आपका अनुच्छेद 101 का क्लाज वाइज देखिए, काफ़ी अच्छा नियम है। अनुच्छेद 101 का क्लाज 1 बताता है कि कोई व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य आपका एक साथ हो सकता है कि नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अब अगला देखिए बैरक, और जो व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य चुन लिया जाता है उसके एक या दूसरे सदन के स्थान को रिक्त करने के लिए संसद विधि द्वारा उपबंध कर सकेगी। इसका मतलब कि अगर लोकसभा का भी सदस्य के रूप में जीत गया, राज्यसभा का भी सांसद ही जीत गया, तो भाई दोनों हाथ में लड्डू ज़्यादा दिन तक नहीं रखा जा सकता, एक पद तो छोड़ना ही पड़ेगा, एक सांसदी छोड़नी पड़ेगी। या तो आप लोकसभा का छोड़िए या कौन, राज्यसभा। तो वहीं पूछा जाता है कि कितने दिन के अंदर आपका निर्वाचन आयोग को सूचित करना पड़ेगा, समय पूछा जाता है 10 दिन के अंदर। चुनाव जीतने के कितने दिन के अंदर, अभी हम समय बताएंगे, थोड़ा आपका पहले बेयर एक्ट हो जाए तब आपका दो नियम बताना है। एक आपका जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 और एक आपका राष्ट्रपति ने नियम बनाया है। दो नियमों को मिक्स करके और 7-8 नियम हम निकालेंगे। एक बार जो आपका पूछा गया है कि अगर किसी राष्ट्रीय पार्टी का प्रत्याशी, पहले क्वेश्चन निकाल लिया जाए, पहले क्वेश्चन निकाल लिया जाए तब डायरेक्ट फिर शुरू हम करते हैं। देखिए क्वेश्चन का मॉडल आपका क्या बनता है, अगर कोई व्यक्ति एक साथ लोकसभा राज्यसभा का चुनाव जीत गया तब क्या होगा, ये हमें देखना है। पहले से लोकसभा का है बाद में राज्यसभा का सदस्य बनता है तब क्या होगा, पहले से राज्यसभा का है बाद में लोकसभा बनता है तब क्या होगा, पहले से लोकसभा का है फिर विधानसभा का चुनाव जीत जाता है तब क्या होगा, पहले से विधानसभा का है लोकसभा का जीत जाता है तब क्या होगा। तमाम बातें एक साथ हमें चलनी है। लेकिन एक और क्वेश्चन इस पर बना है कि अगर किसी नेशनल पार्टी या राष्ट्रीय पार्टी का जो आपका प्रत्याशी है चुनाव होने के पहले ही लेकिन पर्चा दाखिला करने के बाद मर जाता है तो चुनाव होगा कि उस सीट पर चुनाव रोका जाएगा। तो अगर निर्दलीय मरता है तो कोई असर पड़ने वाला नहीं है, लेकिन नेशनल पार्टी का मेंबर उसी दौरान मर जाता है तो चुनाव रोक दिया जाएगा उस सीट से। अब क्वेश्चन ये बना था कि कितने दिन के अंदर नए प्रत्याशी के नाम की घोषणा करनी पड़ेगी, 14 दिन। याद रखिए, मरने के कितने दिन के अंदर, यानी कि मान लीजिए कि भाजपा ने किसी को सांसदी का टिकट दिया, चुनाव पर्चा भी वह भर दिया, चुनाव के पहले ही किसी कारण उसकी मृत्यु हो जाती है तो उस सीट पर अब चुनाव नहीं होगा, अब चुनाव बाद में होगा उस सीट पर।
लेकिन भाजपा को 14 दिन के अंदर अपने प्रत्याशी की क्या करनी पड़ेगी आपका घोषणा। ये क्वेश्चन आपका बना था जीएस में। भाई देखिए, संविधान है, लाख आप पढ़े हो, लेकिन आप देख रहे हैं कि कितना टेक्निकल क्वेश्चन निकल रहे हैं। एक एक छोटी छोटी बातों पर गौर करना है, ऐसे ही नहीं। और आपका आप मनाइए कि जीएस से कम क्वेश्चन आए और माइनर और संविधान से 50-60 क्वेश्चन मिल जाए, यही मनाना है। क्योंकि तमाम लोग आशा लगाए हैं कि आप जीएस अब लाख आपका नौ जो एक्ट है जीएस में, कम से कम 30-40 क्वेश्चन और 15 से 20 क्वेश्चन संविधान का जीएस में, तो लगभग 50-60 क्वेश्चन हम ला से कवर करेंगे और 40 से 50 क्वेश्चन हम जीएस। कम से कम आपका 90-100 तक जीएस में पहुंचाइए और ला में आप चढ़े रहिए। कम से कम मैं बता दूं 110 प्लस रहिए, क्योंकि ला में आप कवर कर सकते हैं ज़्यादा, थोड़ा जीएस में कम कवर कर सकते हैं। तो ला वालों के लिए बहुत फ़ायदा हो गया। फ़ायदा ये हो गया कि आपका जो माइनर एक्ट और संविधान से है, लगभग 50-60 क्वेश्चन हमारे हिसाब से दोनों मिलाकर बनने चाहिए। वैसे लोग तो 80-70 कह रहे हैं, लेकिन हमें लगता है कि 50 के लमसम आपका 9 माइनर और कॉन्स्टिट्यूशन मिलाकर बनना चाहिए। 50-60, तो इतने में अगर 60 में आप 50 भी कर ले जाते हैं तो आपका काफ़ी है। क्योंकि पहले लोग आपका जीएस से ही मात खा गए, एपीओ में भी मात खा गए, और अब हिंदी इंग्लिश का जो था आपका मामला वो भी निपट गया है। और भाई नए लोगों को बताना ज़रूरी है कि अधिकार ऐसे ही नहीं मिला, अधिकार के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है। और आपका हमने बहुत लड़ाई लड़ी इसके लिए, लड़के भी लड़ाई लड़े, लखनऊ तक हम लोग गए, विधानसभा का घेराव किया गया, वहाँ भी लाठी चार्ज हुई, कई लोगों को थोड़ा बहुत चोट भी आई। तो लखनऊ तक यहाँ के ही लड़के, सैकड़ों लड़कों का टिकट मैं ही कटाया था यहीं से, सुबह जाया गया, तब जाके प्रशासन झुका और मुख्यमंत्री और राज्यपाल से मीटिंग की डेट फिक्स किया। तो अपनी बातें गंभीरता से हाई कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति के सामने, फिर राज्यपाल के सामने और मुख्यमंत्री से प्रतिनिधिमंडल मिला, रखा गया, विधान परिषद में उठवाया गया मामला, तब जाके लास्ट में और तमाम लेटर आपका लिखवाया गया अंदरूनी तौर पे। अब क्या क्या हुआ वो अलग बात है, तब जाके ये अधिकार मिला है। तो आपका 100 समोसा कांड तो हो ही गया। बता ही देते हैं भाई, देखिए आपका 1 मिनट चलता रहे ये भी उदाहरण भी। आपका एक लोगों को भेजा गया कि भाई समोसा लेकर आइए, अच्छा, तो लखनऊ को जानते थे, आपका विधान अंबेडकर पार्क में मूर्ति है, वहीं आंदोलन हो रहा था, गए समोसा लेने, मान लीजिए 50 समोसा लेकर चले, हुआ कि भाई 50 समोसा लेकर आइए, पैसा लाखों रुपया मैंने खर्चा किया आंदोलन में, गुप्त रूप से खर्चा किया, कोई जान ना पाए भाई। अब कोई दिक्कत नहीं है बताने में। आपका जितना आंदोलन चल रहा था, जितनी व्यवस्थाएं हो रही थी, तिरंगा यात्रा हजारों लड़कों ने निकाला था, सबको मिठाई और समोसा बंटवाना, पूरा पैसे का अरेंजमेंट उस समय आदमी किया जब क्लास उतना नहीं चल रही थी। तो आपका समोसा कांड भी बताया जाए तब आगे बढ़ा जाए। तो 10 समोसा उधर ही गायब हो गया, आया 40 समोसा। तो अब पूछा गया अब क्या हुआ, तो बता ही नहीं रहे थे। तब तक खोजी कुत्ते भी तो रहते हैं। एक लड़का उनके पीछे पीछे निकला था और कहाँ से समोसा ला रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हैं, ये देख रहा था। तो बाद में उसने खुलासा किया कि सर जब ये समोसा लेकर आ रहे थे तो लखनऊ की लड़कियां कुछ थी जो आपका रास्ते में इनको मिल गई, आंदोलन में शामिल थी, उन्हीं को 10 समोसा ये दे दिए और यहाँ आया 40। तो समोसा कांड भी हो गया था, काफी दिनों तक चलता रहा, खोजबीन चलती रही, तब जाकर पता लगा ये तो 10 समोसा का क्या हो गया। ये सत्य घटना है भाई, इसमें कोई मिर्च मसाला नहीं जोड़ा जा रहा है। आगे देखिए आपका क्वेश्चन का फिर मॉडल देखिए, यानी कि
अब यही मॉडल आपको 6-7 याद रखना है। तो अब बेयर एक्ट देखिए, उसके बाद आपका कानून देखा जाए। केवल बेयर एक्ट से इसमें नहीं होगा, मैं फिर बता दूं। एक राष्ट्रपति ने जो रूल बनाया है वह रूल से ये बातें गवर्न होगी। और भारत की संसद ने इसके लिए कहाँ कौन रिक्त होगा स्थान, इसके लिए जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 बनाया है। और वहाँ से भी ये बातें गवर्न होगी। तो पहले बेयर एक्ट देखिए, उसके बाद गवर्न करा जाए। देखिए बेयर एक्ट पहला, कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का मेंबर नहीं होगा। और जो व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य चुन लिया जाता है, माने एक साथ चुन लिया जाता है, तो ऐसी दशा में एक सदन का स्थान उसका रिक्त करने के लिए संसद विधि द्वारा उपबंध कर सकेगी। यानी कि अगर दोनों सदनों का, लोकसभा और राज्यसभा का मेंबर कोई व्यक्ति चुन लिया जाता है, तो कौन सा आपका उसका सीट रिक्त हो जाएगी, वैकेंट हो जाएगी। अंतिम ये बात है कि इसके लिए कौन कानून बनाएगी, संसद। अब समस्या ये आई कि जहाँ जहाँ संसद को कानून बनाने का पावर है, उसको पहले कोरिलेट तुरंत करना है। अनुच्छेद 124, थोड़ा सतर्क रहिएगा कि उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या आपका एक मुख्य न्यायमूर्ति और 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। यानी कि 7+1 कितना हो गया, 8। तो मूल संविधान के तहत उच्चतम न्यायालय में जजों की कुल संख्या कितनी निर्धारित की गई थी, 8। एक सीजीआई और 7 अन्य। अब यही क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय में जजों की संख्या कैसे बढ़ाई जाती है। तो अब 4 ऑप्शन देगा। उच्चतम न्यायालय बढ़ाता है, इस संविधान में संशोधन करके बढ़ाया जाता है, संसद विधि बनाकर बढ़ाती है, इनमें से कोई नहीं। तो कैसे बढ़ती है संख्या, संसद द्वारा विधि बनाकर। उसी प्रकार ध्यान में रखिए, अगर कोई व्यक्ति लोकसभा और राज्यसभा का मेंबर चुन ही लिया गया, या पहले लोकसभा का था बाद में राज्यसभा का, या पहले राज्यसभा का था बाद में लोकसभा का, तो कौन सी सीट उसकी रिक्त होगी, इसके लिए कौन कानून बना सकता है, संसद। तो क्या संसद ने कोई कानून बनाया है कि नहीं, अगला अटैक बनाया है। वह कौन सा कानून है, जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951। ऐसे ही पढ़िए एकदम कोरिलेट करके, जो समय कम रहता है तो कोरिलेट करके पढ़िए। देखिए आपका 2-3 क्वेश्चन में एक्स्ट्रा जरूर बता रहा हूँ, हर एक क्वेश्चन में, हर एक बेयर एक्ट में। अब देखिए उस कानून में क्या है, थोड़ा समझने का प्रयास करिए। एक नियम जो संसद ने बनाया है, यदि कोई व्यक्ति लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों का सदस्य एक साथ चुन लिया जाता है, तब 10 दिन के अंदर उसे एक सदन की सदस्यता छोड़नी होगी। और नहीं छोड़ता है तो राज्यसभा में उसका स्थान रिक्त हो जाएगा। फिर एक बार कॉन्सेप्ट बनाइए, क्वेश्चन आया है, अगर लोकसभा का भी चुनाव जीता उसी समय उसी दिन, और उसी दिन किसका जीत गया, राज्यसभा, तो बताइए कितने दिन के अंदर एक सदन से त्याग पत्र देना होगा सांसदी से। तो कितने दिन के अंदर, अगर 10 दिन के अंदर नहीं देता तो अब यही क्वेश्चन आता है, किस सदन में उसका पद रिक्त हो जाएगा। ऑप्शन देगा, राज्यसभा में, लोकसभा में, दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ रिक्त होगा, राज्यसभा में। और कौन सा आपका कह सकते हैं सांसदी बची रहेगी, लोकसभा। यही याद करना, यही कठिन है थोड़ा याद करना। दूसरा नियम देखिए, यदि कोई व्यक्ति पहले लोकसभा का सदस्य था, अब यहाँ आपको सतर्क रहना, अब एक साथ नहीं चुना गया, पहले किसका सांसद था, लोकसभा का, और उसी समय किसका सांसद ही चुन लिया गया, तो पहले लोकसभा का था, बाद में किसका चुना गया, राज्यसभा। तो फिर आपका नियम ये याद रखना है कि 10 दिन का उसे समय दिया जाएगा। यहाँ भी 10 दिन है,
10 दिन के अंदर उसे राज्यसभा का चुनाव जीतने के अगले 10 दिन के अंदर उसे डिसाइड कर लेना है कि वह लोकसभा का मेंबर बना रहेगा कि राज्यसभा का, क्योंकि दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता। अब समस्या ये आई कि अगर वह किसी भी सदन से आपका इस्तीफा नहीं देता है तब क्या होगा। तो यहाँ आपका लोकसभा में उसका स्थान क्या हो जाएगा, रिक्त। कठिन है थोड़ा, इसमें शक नहीं है। फिर एक बार देखिए, फिर एक बार दोनों नियम देखिए, कठिन नियम है भाई, मैं फिर बता दूं, उलझाव नियम है। अगर लोकसभा और राज्यसभा का एक साथ सांसद चुन लिया जाता है तो बताइए कितने दिन के अंदर उसे एक स्थान से त्याग पत्र देना होगा, यानी एक सदन से 10 दिन। और नहीं देता 10 दिन के अंदर तो एक सीट तो रिक्त होगी ही। लोकसभा की सीट रिक्त होगी कि राज्यसभा की, राज्यसभा की। पहला नियम गलत हो जाता है। दूसरा नियम देखिए, यदि पहले लोकसभा का चुनाव वह जीता और बाद में राज्यसभा का चुनाव जीता है तो राज्यसभा का चुनाव जिस दिन जीता है उसके कितने दिन के अंदर दोनों सदनों में से कहीं से इस्तीफा दे, 10 दिन। अगर इस्तीफा नहीं देता तो यहाँ उल्टा नियम चलेगा, किस सदन में उसकी सदस्यता चली जाएगी, लोकसभा। अब फिर इसके उल्टा थोड़ा नियम देखिए, अगर पहले राज्यसभा का सदस्य हुआ था, जीता कहाँ था, राज्यसभा में, बाद में कौन सी सभा का जीता, लोकसभा। अब ध्यान से समझिएगा, यदि कोई व्यक्ति पहले राज्यसभा का सदस्य चुना जाता है फिर बाद में लोकसभा के लिए चुन लिया जाता है तो ऐसी दशा में आपका कितने दिन के अंदर उसे एक सदन से त्याग पत्र देना चाहिए, 10 दिन। और अगर 10 दिन के अंदर वह त्याग पत्र नहीं देता तो कहाँ उसका पद रिक्त हो जाएगा, लोकसभा में। यहाँ भी थोड़ा सतर्क रहना है, यानी कि इसका मतलब ये आया, थोड़ा कॉन्सेप्ट बनाइए, चाहे पहले लोकसभा का सदस्य जीता हो या चाहे पहले राज्यसभा का, अगर वह दोनों कंडीशनों में, अगर आपका कह सकते हैं कि 10 दिन के अंदर, एक सेकंड भाई, हाँ, अगर वह दोनों कंडीशनों में 10 दिन के अंदर इस्तीफा माने सदन से नहीं देता तो दोनों कंडीशनों में सेम नियम है, कहाँ का उसका पद रिक्त हो जाएगा, लोकसभा। चाहे पहले लोकसभा का चुनाव जीता हो और चाहे पहले राज्यसभा। यही कॉन्सेप्ट बनाना है, किसका रिक्त होगा, लोकसभा में आपका उसका, चाहे किसी का चुनाव जीता हो, ये आपका लोकसभा। अब समस्या देखिए कहा कि लोकसभा का मेंबर था और इधर राज्य में विधानसभा जीत गया, तब क्या होगा। तो इस पर अब आइए, अगर कोई व्यक्ति संसद या किसी राज्य विधानमंडल के किसी सदन का दोनों सदनों का सदस्य एक साथ चुन लिया जाता है तब क्या होगा, इसके लिए अलग नियम है। और ये कहा गया है कि जब तक कि संसद कानून न बनाए राष्ट्रपति इस बारे में नियम बनाएंगे कि कौन सा उसका, किस सदन का पद उसका रिक्त होगा। तो लोकसभा देखिए, अगर संघ और कहाँ से तुलना करें, राज्य से, तो ये गवर्न 1951 के कानून से नहीं होगा, ये राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए किस से, नियम से। राष्ट्रपति ने नियम बनाया है 1950 में, आपका मेंबरशिप रूल बनाया है, नियम बनाया है, उसी नियम में प्रावधान किए गए हैं। देखिए क्या क्या प्रावधान है। यदि कोई व्यक्ति संसद तथा राज्य विधान, हाँ, पहला है कि संसद और राज्य विधानमंडल दोनों का सदस्य एक साथ कोई व्यक्ति नहीं हो पाएगा। अगर एक साथ जीत जाता है तो ऐसी दशा में अब 10 दिन नहीं 14 दिन का समय दिया गया है कि मान लीजिए लोकसभा का मेंबर था और उसी समय आपका विधानसभा का भी जीत गया, यानी कि एक ही दिन वोटिंग हुई लोकसभा और विधानसभा का,
दोनों का चुनाव लड़ा था और दोनों में क्या हो गया, विजयी। तो बताइए दोनों में विजयी हो गया तो आपका कितने दिन के अंदर वह एक सीट एक सदन का सदस्यता त्यागे, 14। 10 दिन नहीं, यहाँ कितना है, अगर 14 दिन के अंदर विधानसभा या लोकसभा में से कोई एक सदस्यता नहीं त्यागता तो कौन सा पद रिक्त होगा और कौन बना रहेगा, तो आपका उसका संसद में यानी कि लोकसभा में पद रिक्त होगा और विधानसभा का पद क्या रहेगा, बना रहेगा। एक नियम छूट गया था पहले, वो थोड़ा अच्छे से देखिए। यदि आपका अखिलेश यादव जी का ही देखा जाए, यदि कोई व्यक्ति आपका, देखिए आपका देखा जाए एक, यदि कोई व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ता है, दो या दो से अधिक जगहों से लड़ता है और दोनों जगह से वह विजयी हो जाता है, तो बताइए क्या दोनों की सदस्यता रखेगा कि केवल एक की, एक की। समय याद रखिए, आपका चुनाव के कितने दिन के अंदर, 10 न 14 नहीं, यहाँ 10 दिन है, 10 दिन है, यही आपको समझना है। चुनाव संपन्न होने के 10 दिन के अंदर आपका कह सकते हैं कि एक सीट खाली करनी होगी, नहीं तो दोनों सीट खाली हो जाएगी। फिर हम बहुत कड़ा नियम है, 10 दिन के अंदर आप एक सीट क्या करिए, खाली, और नहीं तो कौन खाली हो जाएगी, दोनों। अब आइए सबसे अच्छा उदाहरण आपका, हाँ हाँ, उसमें 14 दिन लगेगा। नहीं तब आपका 10 दिन, हाँ 10 दिन अभी वाला अलग बताया जाएगा। फिर लास्ट में एक बार देखिए, माने अगर एक ही सदन से दो जगह लड़ गया तो 10 दिन का नियम है, ये याद रखिए। चाहे राज्यसभा को देखिए, फिर एक बार, अगर लोकसभा का चुनाव लड़ा, दो जगहों से पर्चा दाखिला किया, दोनों से जीत गया, तो चुनाव नतीजा जिस दिन आया उसके अगले कितने दिन के अंदर एक सीट छोड़नी पड़ेगी, 10 10 दिन। नहीं कोई सीट छोड़ता तो दोनों सीटें वैकेंट हो जाएंगी, कोई बचेगा नहीं। सबसे अच्छा उदाहरण आपका सपा का ही ले लीजिए। आपका मने कह सकते हैं कि आजमगढ़ में भी जीती, वहाँ भी आजमगढ़ की सीट खाली करनी पड़ी और आपका अब तो वहाँ भाई एक्सपायर कर गए मुलायम जी, तो डिम्पल जी जीत गई, आपका वो अलग बात है। लेकिन आपका आजमगढ़ में 10 दिन के अंदर खाली की गई, फिर से चुनाव हुआ और हमारा निरहुआ क्या हुआ, बाजा बजाते और रिक्शा चलाते और निरहुआ सटे रहे, कहते कहते क्या किया, जीत ही गया। यानी कि इसका, देखिए इसका मतलब ये हुआ कि नेता से अब क्या बन गया, निरहुआ। तो इस पर भी फिल्म बनाएगा कि हम तो निरहुआ थे, अब क्या बन गए। अब निरहुआ नाम उपनाम है भाई, असली नाम नहीं है, क्या असली नाम है। हाँ, देखिए आपका बिरादरी एकदम सक्रिय है। जिता के ही दम ली इस बार। लास्ट में एक लाइन उसने कहा कि यादव होना का मतलब ये थोड़े हुआ कि अखिलेश यादव मतलब हमारी बिरादरी, और वोट इस बार पा लिया, इसमें शक नहीं था। पिछली बार हार गया लेकिन इस बार क्या हुआ, आजमगढ़ से जीता है, सांसद है भाई। तो अभी 10 मिनट बाद भाई आपका डायरेक्ट चलेगा, आपका 10 मिनट रेस्ट ले लीजिए। संविधान शनिवार के इसी यहीं से आगे हम बढ़ाएंगे। ये कठिन नियम है, फिर एक बार हम बताएंगे, यहाँ से गलती होती है ज़्यादा है, समझ में नहीं आएगा इसीलिए बता रहे हैं, कठिन है और एक क्वेश्चन आता भी है। तो 10 मिनट बाद अभी क्लास चलेगी भाई।